हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास करंट अफेयर सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा अगर बात करेंगे डेट की तो आज है 21 अक्टूबर। ठीक है, आप कहेंगे मैम आज स्क्रीन कैसे चेंज हो गई? तो ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। ठीक है, मैं पहले से इसको रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, आप इसे बाद में देख पा रहे हैं। लेकिन ये करंट अफेयर 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। बेटा आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, स्टेट पीएससी, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंक की कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन जहां पर करंट अफेयर्स को पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स को मैं दो तरीके से पढ़ाती हूँ। आपको फैक्ट्स की नॉलेज तो मिलती ही है, साथ साथ आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी न्यूज का मैं कराती हूँ, ताकि आप क्या कर सकते हैं कि चाहे वनडे एग्जामिनेशन है जहां सिर्फ फैक्ट्स को पूछा जाता है उसे भी कवर कर सकते हैं, और साथ साथ आपको अगर डिटेल एनालिसिस यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस जैसा कोई पेपर भी आप दे रहे हैं तो उसको भी आप बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो पहली न्यूज, कौन है ये भाई? हाईवे मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया है? किसी हाईवे का इनॉग्रेशन किया नहीं, इन्होंने क्या किया है बेटा? इन्होंने इनॉग्रेट किया है 418 फीट ऊंचे नेशनल फ्लैग को। ठीक है, तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैग कितना हाइट है उसकी? 418 फीट हाइट पर है। ठीक है, तो यानी पोल की हाइट की बात हो रही है यहाँ पर। कहां पर बेटा? अटारी वाघा बॉर्डर। अटारी वाघा बॉर्डर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है, अमृतसर के पास। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो वाघा बॉर्डर अमृतसर और लाहौर के बीच में है। ठीक है, अटारी बॉर्डर जिसको बोलते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर। तो ये है नितिन गडकरी जी, यहाँ इनके साथ पंजाब के सीएम भी हैं। ठीक है, पंजाब के सीएम भी हैं, और ये है वो तिरंगा जिसको कि क्या किया गया है, यहाँ पर लगाया गया है वाघा अटारी बॉर्डर पे। तो बेटा यहाँ पर डेली परेड भी होती है, रिट्रीटिंग परेड का ऑर्गेनाइज की जाती है यहाँ पर, जहां पर कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के गेट्स खोले जाते हैं, हैंडशेक्स भी यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ होती है, टूरिस्ट प्लेस भी है ये। ठीक है, तो 418 फीट नेशनल फ्लैग का इनॉग्रेशन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है, पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अटारी में। ठीक है, यहाँ पर इस फ्लैग के ऊपर अटॉप दिस फ्लैग अ सर्विलेंस सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी कि एक जासूसी के लिए एक सिस्टम भी लगाया गया है, which will help the BSF troops to track the activities near the border। तो ये क्या करेगा? ये ड्यूअल पर्पस सॉल्व करेगा, यानी भारत का तिरंगा तो आसमान में लहरा ही रहा है, साथ साथ ये सर्विलांस भी करेगा, यानी इस बॉर्डर के आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में जानकारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इसकी वजह से, इसके माध्यम से मिलती रहेंगी। अब ये जो 418 फीट का तिरंगा लगाया गया है, ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को भी हरा रहा है, क्योंकि इसके दूसरी साइड 400 फीट की हाइट पर, यानी जो जीरो लाइन है, जो जिसके एक साइड पाकिस्तान है और एक साइड इसके इंडिया है, और यहाँ पर आपका वाघा बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान की साइड इन्होंने ऑलरेडी 400 फीट ऊंचा अपना पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। अब भारत ने जो झंडा लगाया है वो 418 फीट का लगाया है, और इसके साथ एक सर्विलांस सिस्टम भी है। तो ये पॉइंट्स भी बेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर कुछ बात कर लेते हैं कि तिरंगे के बारे में, ट्राई कलर के बारे में हमारे संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। तो पार्ट 4A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 51A, तो यानी ए का मतलब क्या है कि मूल रूप से ये हमारे संविधान में ये आर्टिकल नहीं थे, ये बाद में इस संविधान संशोधन की मदद से जोड़े गए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? 51A आपको पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 51A पार्ट 4A में जोड़ा गया था। उसके 51A के भी भाग ए के हिसाब से, दिस इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to abide by the constitution and respects its idols and institutions, the national flag and national anthem। तो हमारे देश में संविधान जब बनाया गया था तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई थी, सॉरी फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, यानी संवैधानिक अधिकार आपको दिए गए थे। बाद में ये डिसाइड होता है कि सिर्फ अधिकार नहीं, कुछ ड्यूटीज की बात भी तो होनी चाहिए, यानी संवैधानिक कर्तव्यों की बात भी तो होनी चाहिए। तो संवैधानिक कर्तव्य यानी
फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और अगर पता नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद स्वर्ण सिंह कमेटी का संबंध इससे है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है। तो इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग हुई थी 22 जुलाई 1947 यानी आजादी से पहले, वहां पर क्या किया गया था बेटा? वहां पर संविधान सभा ने भारत के तिरंगे को अपनाया था। तो ये कुछ पॉइंट से तिरंगे से जुड़े हुए, ये आप क्या करेंगे बेटा? इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन चक्र 2। तो देखिए, ऑपरेशन चक्र का संबंध आपको याद रखना है। चक्र यानी एक चक्रव्यूह, चक्र इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये एक ऑपरेशन है, एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है। तो इसका पार्ट 2, ठीक है, ऑपरेशन चक्र भाग 2 शुरू किया गया है। सीबीआई ने सर्च किया था फॉर साइबर क्रिमिनल्स which were involved in financial crisis at 76 locations across multiple states in ऑपरेशन चक्र 2। तो ऑपरेशन चक्र 2 के अंतर्गत सीबीआई ने क्या किया था बेटा? बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनको 76 लोकेशन से उनके लिए सर्च किया था, ठीक है। और ये कहाँ करी गई थी सर्च? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेटा इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा, इसमें सिर्फ क्या है कि ऑपरेशन चक्र 2 का संबंध किससे है? तो आप ये याद रखेंगे, साइबर सिक्योरिटी से है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जो आयोग है उसके द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो सीबीआई ने लॉन्च किया है। संबंध किससे है इसका? तो साइबर सिक्योरिटी से है। ये चीजें बेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, IMD इश्यूज अलर्ट फॉर साइक्लोन तेज। तो बेटा यहाँ पर याद रखना है, साइक्लोन तेज का अलर्ट जारी किया गया है। कहाँ? मुंबई। ये क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। जब किंग एडवर्ड आते हैं तब उनकी स्वागत के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोन तेज की ये देखिए, तो ये क्या है? डिप्रेशन एरिया बन रहा है। कौन सा सी है बेटा? ये क्या है बेटा? जल्दी बताइए। तो ये है आपका अरेबियन सी। तो अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर की खाड़ी में डिप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन तेज की भविष्यवाणी की है किसने? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कॉशनरी नोट्स बताया है रिगार्डिंग अ पोटेंशियल साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि अरेबियन सी यानी अरब सागर में बन रहा है, ठीक है। और ये साइक्लोन तेज, इसका इम्पैक्ट मुंबई में, पुणे में और महाराष्ट्र और कोंकण के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ से जो चीज है, ये देखिए, ये बादलों में दिखाया है आपको कि साइक्लोनिक कंडीशंस बन रही है, ठीक है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम सबसे फेवरेबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सागर ड्यू टू वार्म ओशन टेम्परेचर। तो क्या होता है बेटा? अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल दोनों में ही टेम्परेचर कैसा रहता है? जो ओशन वाटर है गर्म रहता है, जिसकी वजह से साइक्लोन सबसे ज्यादा कब बनते हैं? तो याद रखेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिकल ओशंस जहां का तापमान 5 से लेकर के 30 डिग्री लैटिट्यूड, यानी तापमान नहीं है, ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो बेटा आपको थोड़ी सी बेसिक ज्योग्राफी रिवाइज करा देती हूँ कि आपका अर्थ है 0 डिग्री, इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। उसके बाद 30-30 डिग्री आप इधर चले जाइए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते चले जाएंगे तो ये आपका 66.5 पर आर्कटिक सर्किल है।
और इधर 66.5 पर एंटार्क्टिक सर्किल है। उसके बाद ये साउथ पोल है 90 डिग्री पर, और यहाँ 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कहाँ बनते हैं तो याद रखेंगे 0 डिग्री नहीं, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़िए, लगभग 5 डिग्री। तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री इसके बीच में, इसके बीच के इलाकों में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का निर्माण होता है। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सी का जो टेम्परेचर होता है, यानी यहाँ पर जो जल आपके महासागर है, समुद्र है, इनमें क्या होना चाहिए बेटा कि इनमें तापमान कम से कम 27 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिए। तो देखिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय साइक्लोन के बनने के लिए, क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो समुद्र का जो सी वाटर का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री होना चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा ही होगा तो अच्छा है, पर 27 डिग्री से नीचे होगा तो साइक्लोन्स का निर्माण नहीं होगा। कन्वर्जिंग विंड्स होनी चाहिए, ठीक है, यानी हवाएं जो है ओशन सरफेस की तरफ आ रही हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हवा उठेगी और स्टॉर्म क्या क्लाउड्स बनेगा। तो देखिए क्या होता है जब कन्वर्जिंग एयर होती है, कन्वर्जिंग एयर क्या होती है, देखिए 2 सेकंड समझिए। जब कोई सतह गर्म होती है, सतह जब गर्म होती है तो क्या होती है, इसके पास जो एयर होती है वो लाइट हो जाती है, एयर हल्की हो जाती है, और कोई चीज हल्की होगी तो बेटा ऊपर उठेगी, है ना, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाते जाते ये हवा ठंडी हो जाती है, यहाँ बहुत सारी हवाएं बन जाएंगी तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होगा। अब हाई प्रेशर होगा तो ये क्या करेंगी, हवाएं ऐसे चलेंगी, पवनें इस तरह से चलेंगी, इस तरफ चलेंगी। ठीक है, अब ये क्या रहेंगी कि यहाँ पर आकर के यहाँ नीचे गिरेंगी, क्योंकि भाई हाई प्रेशर है तो नीचे तो आएंगी, और यहाँ क्या है हाई प्रेशर, इधर भी इसी तरह से हाई प्रेशर का निर्माण होगा, है ना। तो अब इधर क्या है, यहाँ लो प्रेशर है, अब खुद सोचिए यहाँ लो प्रेशर है यानी निम्न दाब का क्षेत्र है, और यहाँ क्या है हाई प्रेशर है यानी उच्च दाब का क्षेत्र है। तो हवाएं पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग विंड्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आकर मिल रही है। ठीक है, तो यानी विंड्स कन्वर्ज होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये कन्वर्ज होंगी तो फिर ये उठेंगी, यहाँ पर हाई प्रेशर फिर निर्माण होगा, और जब ये उठेंगी क्योंकि समुद्र का सतह है तो गर्म भी है, तो क्या होगा, ये हवा ऊपर उठेगी तो अपने साथ साथ पानी भी लेकर उठेगी, जिससे कि क्लाउड्स यानी बादलों का निर्माण होगा। आई होप ये पॉइंट आपको बेटा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, sufficient distance from the equator for a spin such as Coriolis force to take place। तो बेटा देखिए ये मैंने आपको बताया था, तो आपको याद रखना है जब पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पे, जब पृथ्वी घूमती है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करती है, उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, यानी कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसकी, और ये कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होती है। ठीक है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि 5 डिग्री, कम से कम 5 डिग्री से 30 डिग्री, तो वहां पे कोरियोलिस बल भी लगने लगता है, तो कोरियोलिस फोर्स भी होनी चाहिए, तभी तो स्टॉर्म का, साइक्लोन का निर्माण होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगली न्यूज देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या था कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक 45 आई है आउट ऑफ 47। तो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको परसों ये पढ़ाया था, अभी मैं इसलिए मैंने लिया क्योंकि उस दिन हमने ये नहीं देखा था हाईएस्ट किसकी है। तो नीदरलैंड की फर्स्ट पोजीशन आई है, उसके बाद सेकंड पर आइसलैंड है, और तीसरे पर डेनमार्क। ठीक है, अर्जेंटीना की रैंक लास्ट है। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप याद रखेंगे, ये मैंने बता ही दिया। भारत की रैंक देखेंगे तो 45 है आउट ऑफ 47 कंट्रीज। BIS approves India's first ever indigenous AC and DC combined charging connector standards। तो देखिए AC DC चार्जिंग सेंटर्स क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करते हैं। यहाँ मैं वापस आऊंगी, उससे पहले AC और DC को समझ लीजिए। ठीक है, कि AC और DC क्या होता है। देखिए AC और DC जो होते हैं ये 2 टाइप के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ठीक है, यानी जो आपका विद्युत प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाह होते हैं ये।
एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। आप जो घर में लैपटॉप का चार्जर यूज करते हैं, मोबाइल का चार्जर यूज करते हैं, उसमें एसी पे काम करता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। अब ये क्या है, ये चार्जिंग स्टेशन में एसी और डीसी दोनों टाइप की चार्जिंग हो सकती है। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि दोनों ही ड्राइवर्स को पावर करने में हेल्प करेंगे, लेकिन डीसी की जो चार्जिंग होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के मुकाबले डीसी डायरेक्ट करंट की चार्जिंग फास्ट होती है। ठीक है, तेजी से ये चार्ज करता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है बेटा, ईवी की जो बैटरीज होती हैं वो डीसी एनर्जी को स्टोर करती है, तो डीसी की फास्ट भी होती है और दूसरा ये एनर्जी स्टोर भी हो जाती है। ठीक है, दैट्स तो ईवी ड्राइवर्स कैन स्टिल यूज अ एसी चार्जिंग पॉइंट टू चार्ज अप एंड गेट ऑन द मूव। तो एसी ऐसा है कि डीसी में की जो एनर्जी होती है, जब आप डीसी डायरेक्ट करंट से चार्ज करते हैं तो एक तो वो फास्ट होता है, दूसरा स्टोर भी हो जाती है। लेकिन अगर नहीं है फैसिलिटी तो आप एसी से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा कि फिर जो ये एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ये डीसी में बदल जाता है और बैटरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो एसी और डीसी समझ में आया, चार्जिंग के काम आता है। दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है। तो भारत में ही निर्मित, ठीक है, बीआईएस क्या है बेटा? बीआईएस जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक आयोग। ठीक है, क्या है? भारतीय मानक आयोग, भारतीय मानक आयोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये इंडिजिनसली भारत में ही निर्मित है ये एसी डीसी कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, तो यानी इसमें एसी और डीसी दोनों तरह की चार्जिंग एक साथ हो सकती है, कंबाइंड कनेक्टर है ये। ठीक है, और इससे ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, छोटे जैसे स्कूटर हो गई, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स और क्वाड्री साइकिल्स, ठीक है, इन्हें चार्ज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इससे आप गाड़ी को चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन स्कूटर्स हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, ट्राई साइकिल्स हो गई, क्वाड्री साइकिल्स हो गई, इनको आप डेफिनेटली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की यानी भारतीय मानक आयोग की बात करें तो 2016 के एक्ट से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसे नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करती है, ये स्टैंडर्डाइजेशन करती है, मार्किंग करती है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन देती है गुड्स यानी चीजों को। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, अब आपको पता है कि जैसे आप गोल्ड खरीदने जाते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, तो उस पर बीआईएस की मार्किंग होना, हॉलमार्किंग जिसे आप बोलते हैं, तो हॉलमार्क क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो बीआईएस प्रोवाइड कर रहा है। ये चीजें भी बेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, नो योर कैंडिडेट मोबाइल ऐप। ठीक है, भारत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च की है, जिसमें कि आपके आने वाले इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, किस किस का क्रिमिनल बैकग्राउंड है ये आप चेक कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट्स को यहाँ एफिडेविट देने पड़ेंगे, जिसमें उन्हें अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताना होगा। तो कुल मिलाकर के इलेक्शंस को और फेयर करने के लिए और वोट देने जो जनता जा रही है उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, किस लिए कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनके पास प्रॉपर्टी है, कितनी उनकी लायबिलिटीज है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो वो सारी चीजें चेक करके आप अपने लिए एक बेहतर पर्सन को चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए होप इनिशिएटिव। ठीक है, ये कौन है, ये है पंजाब के सीएम भगवत मान जी। ठीक है, पंजाब के सीएम भगवत मान जी है, और ये कहाँ आए हुए हैं बेटा, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में ड्रग्स के खिलाफ शपथ। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा, तो आप खुद समझ गएंगे, होप इनिशिएटिव। पंजाब में क्या है, ड्रग्स का बहुत ज्यादा मिनिएक है, ड्रग्स की वजह से लोग बहुत परेशान है, यूथ खराब हो रहा है ड्रग्स की वजह से। तो इन ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है, जिसकी शुरुआत हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर से इसकी शुरुआत की गई है, जहां पर बहुत सारे हजारों बच्चों ने यहाँ भाग लिया है, उन्होंने शपथ ली है ड्रग्स के खिलाफ। तो आप याद रखेंगे, होप इनिशिएटिव पंजाब का इनिशिएटिव है। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। इसकी अरदास, इसके सक्सेस की अरदास की गई है श्री हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में। ठीक है, स्वर्ण मंदिर में।
और ये एंटी ड्रग इनिशिएटिव है, ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए, अरुणाचल प्रदेश अप्रूव्स एसटीपीएफ फॉर 3 टाइगर रिजर्व। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व, तो नाम आपको याद रखने हैं, क्या क्या है, नामदाफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो नामदाफा, पक्के और कामलांग, नामदाफा, पक्के, कामलांग, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। यहाँ के लिए एसटीपीएफ यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की परमिशन क्या है, अरुणाचल प्रदेश ने दे दी है, ठीक है। और ये क्या होगी, ये डेडिकेटेड फोर्स होगी जिनका अपना एक स्ट्रक्चर होगा और ये टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स की रक्षा के लिए काम करेंगी, ठीक है। इसमें 112 लोग एक कंपनी में होंगे, तो यानी जो टुकड़ी बनाई जाएगी 112 लोगों की टुकड़ी होगी, और हर एक रिजर्व में यानी नामदाफा में, पक्के में और कामलांग में, तीनों में 112 लोगों की टुकड़ियां बनाई जाएंगी, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। तो नामदाफा, पक्के, कामलांग के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। ये मैंने आपको सब बता दिया कि 112 पर्सनल यहाँ पर होंगे। तो कैबिनेट ने वहां पर अमेंडमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 में भी अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में और बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद संजय कुलश्रेष्ठ, कौन है संजय कुलश्रेष्ठ, तो बेटा याद रखेंगे, इन्होंने चेयरमैन और एमडी की तरह हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की तरह किसने ज्वाइन किया है, तो संजय कुलश्रेष्ठ जी ने किया है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन है हुडको, इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा, तो 25 अप्रैल 1970 में एक प्राइवेट कंपनी की तरह, ठीक है, जिसकी अब ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो यानी ये एक प्राइवेट पब्लिक एंटाइटी है, जहां पर ये कंपनी तो प्राइवेट है लेकिन इसकी ओनरशिप सरकार के पास है। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, पार्टनरशिप कंपनी है, ठीक है। तो ये बेटा चीजें आप याद रखेंगे। कार्तिकेयन मुरली इन्होंने हरा दिया है मैग्नस कार्लसन को कतर मास्टर्स 2023 में। तो ये है भारत के कौन, भारत के कार्तिकेयन मुरली हैं, ये तीसरे, जस्ट द थर्ड प्लेयर फ्रॉम द कंट्री टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। तो दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को क्या नाम है, कार्तिकेयन मुरली, इन्होंने क्या किया है, कतर में हो रही मास्टर्स चैंपियनशिप में हरा दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, तीसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं हरिकृष्ण, जिन्होंने इनको 2005 में हराया था। फिर उसके बाद विश्वनाथन आनंद, और उसके बाद अब क्या है, ये कार्तिकेयन मुरली बन गए हैं, जिन्होंने दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को मैच में हराया है। तो एक बारी कौन हरा चुका है, तो हरिकृष्ण सर, ठीक है, इन्होंने 2005 में नॉर्वेजिया के एक वर्ल्ड मास्टर थे, उनको हराया था। विश्वनाथन आनंद थे, और अब तीसरे व्यक्ति बन गए कार्तिकेयन मुरली, जिन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखेंगे, और कतर में मास्टर्स प्रोग्राम हुआ है, वहां पर इसमें इन्होंने इनको हराया है। तो आरईसी लिमिटेड ऑनर्ड विद गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। तो बेटा एक अवार्ड है, नाम क्या है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये किसे दिया गया है, आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड क्या है, महारत्न सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज है। तो सेंट्रल पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पीएससी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की महारत्न कंपनी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनीज के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसको टाइम से रिवाइज करते रहिए, किसमें कितनी कंपनीज है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नवरत्न 15 कंपनीज होगी, तो ये सारी चीजें बेटा आप रिवाइज करते रहिएगा। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड क्या है, ये क्यों मिला है इन्हें, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। 1991 में इन अवार्ड को शुरू किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसे मिल गया है, यानी वैश्विक स्तर पे भी अब इस अवार्ड की मान्यता हो गई है, क्योंकि ये एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए
अवार्ड सेरेमनी का आयोजन लंदन में किया गया, इसीलिए मैंने कहा अवार्ड तो इंडिया के हैं, डायरेक्टर्स ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन अब ये पूरा ग्लोबल हो चुके हैं। लंदन में इसकी सेरेमनी हुई है। 1969 में अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवगन है। ठीक है बेटा, चलिए। रिवर्स स्विंग कॉलोनाइजेशन टू कॉर्पोरेशन, तो किसकी, ये क्या है बेटा, ये बुक है, किताब है। ठीक है, नाम क्या है इसका, द रिवर्स स्विंग कॉलोनाइजेशन टू कॉर्पोरेशन। किसकी लिखी किताब है बेटा? तो हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने नहीं लिखा। ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, इन्होंने इस किताब का अनावरण किया है। लिखी गई है ये अशोक टंडन द्वारा, द रिवर्स स्विंग कॉलोनाइजेशन टू कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आपकी अशोक टंडन द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का जो पास था उसमें बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया, यहाँ पे लोगों को परेशान किया, लेकिन अब भारत उस पास्ट को भूलकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये सारा कुछ इस किताब में लिखा गया है। ठीक है, इंडिया लाइकली टू साइन डील विद यूएस फॉर 31 MQ-9B ड्रोन। ठीक है, तो 31 MQ-9B ड्रोन इनको फरवरी 2024 तक भारत को सौंपेगा कौन? अमेरिका, उसके साथ डील साइन होने जा रही है। ठीक है, चलिए, तो एग्रीमेंट का क्या होगा? डिलीवरी फरवरी 2027 से शुरू होगी, फरवरी 24 में इसका ऑर्डर दिया जाएगा, 5 साल बाद ये बन के भारत को मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों इनके रिसीव 3 ऑफ द 31 ड्रोन्स। ठीक है, तो इन तीनों को ही 3 ड्रोन्स मिलेंगे इन 31 ड्रोन्स में से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। MQ-9B ड्रोन क्या है बेटा? अमेरिका इसको बना रहा है, 2027 तक को ये भारत को मिल जाएगा। अमेज़न का प्रोजेक्ट क्यूपर, तो क्यूपर क्या है बेटा? आप जानते हैं क्यूपर बेल्ट होती है। क्यूपर बेल्ट होती है किस किस के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, जहां पर आपको क्या मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट क्यूपियर लॉन्च किया है किसने? Amazon.com ने .inc। इन्होंने सक्सेसफुली इसके 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स क्यूपर सेट 1 और क्यूपर सेट 2 को लॉन्च किया है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, लॉन्च जो है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA की एटलस 5 रॉकेट की मदद से किया गया था। कहां से? फ्लोरिडा, USA से। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप है, यानी ओरिजिनल जो भेजा जाएगा उसके प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। कहाँ भेजे गए हैं? तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे गए हैं। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट क्यूपियर क्या है? सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें सैटेलाइट्स होंगी लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 590 से लेकर 630 किलोमीटर, धरती की सरफेस से लेकर के 590 से लेकर के 630 किलोमीटर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फास्ट एंड अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस टू ओवर 10 मिलियन अंडर रिजर्व्ड कम्युनिटीज ग्लोबली। तो पूरी दुनिया में 10 मिलियन ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटीज जहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उन्हें पहुंच देना इसका मेन पर्पस है। ठीक है बेटा, तो ये कंपनी क्या करेगी? 83 रॉकेट्स लॉन्च डिप्लॉय किए जाएंगे क्यूपियर सैटेलाइट में। ठीक है, और Amazon.com इंक का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन USA में है, और इसके चेयरमैन और CEO एंडी जेसी, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप बेटा याद रखेंगे। डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम, तो बेटा ये क्या है? ये है एयर डिफेंस सिस्टम, 2012 में इसे डेवलप किया गया था। ये मीडियम और लॉन्ग रेंज के जो रॉकेट्स होते हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते हैं, यानी उनका पता लगा के उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये इजराइल की, कहाँ के हैं बेटा ये? तो याद रखना है इजराइल, भारत की बात नहीं हो रही, इजराइल में। फ्रॉम वन लोकेशन कैन डिफेंड द एंटायर, यानी एक जगह अगर आप खड़े कर देंगे ने तो ये पूरे के पूरे इजराइल की रक्षा कर लेंगे। ठीक है, और एक साथ कई सारे रॉकेट्स को ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो डेविड स्लिंग याद रखना है बेटा। इजराइल ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि इसने डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था हमास के एक रॉकेट को रोकने के लिए। तो डेविड स्लिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बेटा आप याद रखेंगे क्या है डेविड स्लिंग? तो डेविड स्लिंग एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने का सिस्टम है जो इजराइल ने हमास के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज किया है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कर रहे हैं? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स, इन सबको ये हरा सकता है। एक बार में एक यूनिट 12 मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है।
ठीक है, चलिए। और डेविड स्लिंग का एक और नाम है मैजिक वॉन्ड। तो बेटा अगर एग्जाम में मैजिक वॉन्ड या डेविड स्लिंग कुछ भी पूछ लिया जाता है, डेविड स्लिंग, इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये इजराइल द्वारा यूज किया गया रॉकेट इंटरसेप्शन सिस्टम है, जिसको कि 2012 में डेवलप करा गया था। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए, रैपिड रेल ट्रांजिट सर्विस। ठीक है, तो आपको पता है कल मोदी जी ने रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS, इसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास साहिबाबाद में। ठीक है, ये भारत का पहला फास्टेस्ट रेल सिस्टम है। ठीक है, क्या क्या है इसको, रैपिड रेल इसको बोलते हैं। और अब इस रैपिड रेल का नामकरण कर दिया गया है, इसको नाम से जाना जाएगा नमो भारत। तो अब चाहे नरेंद्र मोदी भारत कह लीजिए या नमो, तो खैर हमारे यहाँ नमस्कार को भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल RRTS को किस नाम से जाना जाएगा, नमो भारत के नाम से। चलिए, दूसरी न्यूज क्या है, कृष्ण श्रीवास्तव। ठीक है, कृष्ण श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा है स्टेटेड दैट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज फ्रॉम करंट 16% टू 18% विद इन नेक्स्ट 5 years। तो यानी वैश्विक इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भारत का कंट्रीब्यूशन है अभी 16% है, आने वाले 5 सालों में ये बढ़ के 18% हो जाएगा। ये कहना है कृष्णा श्रीनिवासन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट के हेड है, डायरेक्टर है। ठीक है बेटा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, कौशल विकास जो हमारा स्टेट फॉर यूनियन मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखरन, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक प्रोजेक्ट हार्टलैंड त्रिपुरा। ठीक है, तो ये है ये हमारे राजीव चंद्रशेखर जी। ठीक है, इन्होंने हार्टलैंड त्रिपुरा के नाम से एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है, विच इज अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद डेलॉइट। डेलॉइट क्या है बेटा, तो आपको याद रखना है कि डेलॉइट क्या है बेटा, IT कंपनी है। डेलॉइट क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है। तो इसके साथ मिलकर के एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव त्रिपुरा में लॉन्च किया है, किसने, राजीव चंद्रशेखरन जी ने, और इसको नाम दिया गया है हार्टलैंड त्रिपुरा। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा तो मैं कमेंट करके आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट कुपियर टू प्रोवाइड फास्ट एफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस किस कंपनी को बिलोंग करता है, तो अभी हमने इसको देखा, ये किसको बिलोंग करता है, अमेजन को। ठीक है, अमेजन को। विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लोकेशन एसेसिबल मल्टी नोडल इनिशिएटिव। तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, लेकमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया था, आप सबको याद होगा बीजू पटनायक जी ने लॉन्च किया था। तो कहाँ के CM है, उड़ीसा के CM है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद बात करें, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किसको शामिल किया गया है, ये भारतीय डेयरी जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष है। तो बेटा याद रखेंगे डॉक्टर मीनेश शाह, कल मैंने ये पढ़ाया था, अगर आपने ढंग से इसे पढ़ा होगा तो ये आपको आसानी से रिकॉल हो गया होगा, डॉक्टर मीनेश शाह। ठीक है, इन अक्टूबर 2023 विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा। तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो भारत का नहीं पूरी दुनिया के नंबर 1 बॉलर मोहम्मद शामी। ठीक है, चलिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। तो विश्व वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 कौन सा कंट्री होस्ट था इसका बेटा, तो याद होगा बर्लिन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। फिर उसके बाद डेनियल नोबोआ हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो डेनियल नोबोआ को कहाँ का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, ये बहुत यंग एज में, मात्र 35 एज में यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो बेटा याद रखेंगे एक्वाडोर, जो कि आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है। ठीक है, चलिए, इन विच स्टेट दैट PM मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो प्रमोद महाजन कहाँ को बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र को, तो उनके नाम से 511
स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स महाराष्ट्र में ओपन किए गए हैं। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के नए गवर्नर किसको बनाया गया है बेटा? तो ये है रघुवर दास। तो उड़ीसा के नए गवर्नर किसको बनाया गया है? रघुवर दास जी को बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। Which state has approved the formation of Special Tiger Protection Force? तो टाइगर रिजर्व्स के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स किस स्टेट में बनाई गई है बेटा? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री? तो यानी ड्रग्स को पूरी तरह से सफाया करने के लिए पंजाब की सरकार ने किस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो आपको याद रहेगा होप इनिशिएटिव। आई होप ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में नंबर 1 पर आने वाली कंपनी है नीदरलैंड, आयरलैंड दूसरे नंबर पर है, अर्जेंटीना लास्ट आई है और यानी 47 नंबर पर आई है और भारत की रैंक 45 है। What is the India's rank in the global remote work index? तो रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या आई है बेटा? तो 64th रैंक आई है। ठीक है, तो ये थे बेटा आज के इंपॉर्टेंट न्यूज, करंट अफेयर्स और साथ में रिवीजन। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं अभी लाइव नहीं हूँ आपके साथ, तो आपको अगर कोई भी किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस के क्वेरीज आपकी नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कि लाइव क्लास में जल्दी ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, नोटिफिकेशन वहां आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।